नमस्कार। मैं सचिन कुमार यादव, रचना शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र जौनपुर से। हम आज डीएड SCHI के सेमेस्टर सेकंड के पेपर सेकंड एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत यूनिट 3.1 फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, शारीरिक और क्रियात्मक विकास के बारे में हम आपको बताएंगे। तो शारीरिक विकास बच्चों के समस्त विकासों में शारीरिक विकास सबसे महत्वपूर्ण होता है। शारीरिक विकास के आधार पर ही बच्चों के शरीर की आवश्यकताएं, क्षमताएं, भावनाओं का विकास होता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है और स्वस्थ मस्तिष्क में ही समस्त क्रियाएं ठीक ढंग से कार्य करती है। या हम कह सकते हैं कि बच्चों के विकास में, हर क्षेत्र के विकास में शारीरिक विकास जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब शारीरिक विकास की कुछ विशेषताएं होती हैं, वो इस प्रकार है। पहली विशेषता क्या है कि शारीरिक विकास की जो गति है वो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होती है। यानी कि जो विकास की गति होती है वो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होती है। यानी कि किसी अवस्था में ये तेज गति से होती है और किसी अवस्था में ये धीरे गति से होती है। ये पहली विशेषता है। जो इसकी दूसरी विशेषता है कि शारीरिक विकास जो होता है वो हमेशा सिर से धड़ की तरफ ही होता है। तो ये इसकी दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता है ये है कि शारीरिक विकास में व्यक्ति विभिन्नता पाई जाती है। यानी कि अलग अलग व्यक्तियों में या अलग अलग बच्चों में जो विकास होता है वो भिन्न भिन्न तरीकों से या भिन्न भिन्न गति से होता है। चौथा जो है वो ये है कि शारीरिक विकास में लैंगिक विभिन्नता पाई जाती है। यानी कि बच्चे और बच्चियों में ये शारीरिक विकास जो होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। अब हम बात करते हैं शारीरिक विकास का महत्व। सामान्य शारीरिक विकास का प्रभाव बच्चे के समान व्यवहार पर पड़ता है। शारीरिक विकास हमारे आंतरिक एवं बाह्य अंगों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि शारीरिक विकास जो है वो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे हमारे आंतरिक और बाह्य दोनों अंगों के लिए महत्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार का हमारा शारीरिक विकास होगा उसी प्रकार से हमारे अंग भी जो होंगे वो विकसित होंगे। अब शारीरिक विकास से प्रभावित होने वाले अंग वो कौन कौन से अंग हैं जो शारीरिक विकास से प्रभावित होते हैं? उसमें पहले आता है नाड़ी संस्थान। बच्चे के शारीरिक विकास के कारण ही नर्वस सिस्टम का स्वस्थ विकास होता है, जिससे समस्त क्रियाएं जो होती हैं वो प्रभावित होती हैं। यानी कि अगर नाड़ी संस्थान का विकास सही ढंग से नहीं होगा, यदि हमारा नर्वस सिस्टम सही ढंग से कार्य नहीं करेगा, तो जिसके परिणाम स्वरूप हमारी मानसिक क्रियाएं जो होंगी वो प्रभावित होंगी। ये पहला अंग है। फिर बात आती है अंतःस्रावी ग्रंथियां। बच्चों के अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर ही व्यक्ति का शारीरिक विकास होता है। यानी कि हमारे शारीरिक विकास के लिए अंतःस्रावी ग्रंथियां भी
जिम्मेदार होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो सेक्स ग्लैंड से परेशान होकर दूसरे लिंग के प्रति उनका आकर्षण जो होता है वो बढ़ जाता है। फिर शारीरिक ढांचा, इसके अंतर्गत लंबाई, चौड़ाई, मोटा, पतला आदि, यानी कि शारीरिक विकास में शारीरिक ढांचे का विकास जिस तरीके से होता है, बच्चा उसी हिसाब से लंबा, चौड़ा, छोटा, मोटा, पतला होता है। फिर मांसपेशियां हैं। शारीरिक विकास में बच्चे के विकास पर मांसपेशियों का प्रभाव पड़ता है और मांसपेशियों की सुदृढ़ता के आधार पर ही बच्चे का मोटर डेवलपमेंट होता है। यदि मांसपेशियां सुदृढ़ हैं तो मोटर डेवलपमेंट या क्रियात्मक विकास अच्छा होगा, और अगर मांसपेशियां सुदृढ़ नहीं हैं तो क्रियात्मक विकास जो होगा वो बेहतर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि नवजात शिशु में कौन कौन से शारीरिक विकास या कैसे कैसे होता है। नवजात शिशु का शारीरिक विकास, गर्भ में बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है वो तेज गति से होता है, जिसमें बच्चों के सभी अंगों का विकास जो होता है वो माँ के शारीरिक अंगों से संबंधित होता है। यानी कि बच्चे का जो विकास होता है वो माँ से संबंधित होता है, वो माँ से पोषण तत्व पाते हैं और जिससे उनका शारीरिक विकास होता है। अब नवजात शिशु का शारीरिक विकास कैसे कैसे होता है या किस तरीके से होता है वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मांसपेशियों एवं कंकाल की संरचना। तो बड़े बच्चों के मुकाबले में छोटे बच्चे की अस्थियां जो होती हैं वो मुलायम होती हैं और इसमें लचीलापन होता है और सिर की हड्डियां नहीं होती हैं और वो सिर्फ झिल्ली की तरह होती हैं। फिर बात करते हैं वजन की। तो नवजात शिशु का जो वजन होता है वो लगभग 2.5 किलो से 3.5 किलोग्राम तक होता है। लंबाई की हम बात करते हैं तो नवजात शिशु की लंबाई लगभग 20 इंच होती है और 1 महीने के अंदर इसमें 2 से 3 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। शारीरिक अनुपात की बात करते हैं तो जन्म के समय बच्चे का सिर जो होता है वो धड़ से बड़ा होता है और उसका सिर जो होता है वो शिशु के जो परिपक्व शरीर होता है उसका लगभग आधे से कम होता है। रक्त की बात करते हैं तो नवजात शिशु में आरबीसी जो होता है वो जन्म के समय नष्ट हो जाता है, जिसके कारण कुछ देर के बाद बच्चा सफ़ेद या पीला दिखाई देता है। तापमान की बात करते हैं तो जो छोटे बच्चे का तापमान होता है वो वयस्क लोगों की तुलना में जो होता है वो ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं 2 से 6 वर्ष का बच्चों का शारीरिक विकास किस किस प्रकार से होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लंबाई और वजन की बात करते हैं तो जन्म के समय भारतीय बच्चों की जो लंबाई होती है वो 19.5 इंच से 20 इंच तक होती है तथा इनका वजन 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम तक होता है। 6 महीने में बालक का जो वजन होता है वो जन्म के समय का दुगुना और 1 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते ये 3 गुना हो जाता है। इसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि आयु क्या है, किस आयु में उसकी लंबाई और वजन में किस तरीके से वृद्धि होती है। तो जन्म के समय बच्चे की जो लंबाई होगी वो 19 से 20 इंच, वजन 3.5 किलोग्राम तक या 7.5 पाउंड। 4 से 6 महीने में लंबाई उसकी 23 से 24 इंच हो जाती है और
वजन जो होता है वो जन्म के भार का दुगना हो जाता है। 8 माह में उसकी लंबाई 26 से 28 इंच हो जाती है। वजन लगभग 16 से 19 पाउंड हो जाता है। 1 वर्ष तक बच्चे की लंबाई 28 से 30 इंच और वजन जन्म के भार का 3 गुना हो जाता है। 2 वर्ष में 32 से 34 इंच लंबाई और वजन लगभग 28 पाउंड हो जाता है। 5 से 6 वर्ष में लंबाई 34 से 38 इंच और वजन लगभग 35 से 40 पाउंड के बराबर हो जाता है। लंबाई और वजन में लैंगिक विभिन्नता भी पाई जाती है। प्रथम 4 वर्षों में बच्चियों की जो लंबाई होती है वो बच्चों से क्या होती है, वो अधिक होती है, यानी कि बच्चियां तेज गति से बढ़ती हैं बच्चों की तुलना में। सिर और मस्तिष्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो नवजात शिशु के सिर का आकार उनके शरीर का 1/4 होता है। पहले 2 वर्षों में सिर का विकास तीव्र गति से होता है। 5 वर्षों में सिर का विकास 90% तक हो जाता है और 15 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते संपूर्ण सिर का विकास हो जाता है। हड्डियों की विकास की हम बात करते हैं तो नवजात शिशु में हड्डियों का विकास शारीरिक विकास के साथ ही होता है। नवजात शिशु में 270 हड्डियां पाई जाती हैं। हड्डियों के बाद में अस्थिकर्धा की एक प्रक्रिया होती है, जिसके बाद वो हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। दांत की हम लोग बात करते हैं तो दांत 2 प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी दांत और एक अस्थायी दांत। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें दांत नहीं पाए जाते। लगभग 7 से 8 महीने में बच्चों को दांत निकलना प्रारंभ हो जाता है और जिनकी संख्या लगभग 20 होती है। ये अस्थायी दांत होते हैं जिन्हें हम दूध का दांत भी कहते हैं और बाद में ये अस्थायी दांत टूटकर गिर जाते हैं, तब इनके अंदर अस्थायी दांत निकलते हैं। अब अगर हम इनके आंतरिक अंगों के विकास की बात करें तो नर्वस सिस्टम। शारीरिक विकास में मस्तिष्क तंत्र का विकास काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हमें 5 वर्षों तक इनको सिर के चोट से बचाना चाहिए, नहीं तो जिसके कारण उनका मस्तिष्क तंत्र का विकास जो होगा वो अवरुद्ध हो सकता है या कुछ कम हो सकता है, जिससे उनकी मानसिक क्रियाओं पर प्रभाव पड़ सकता है। मांसपेशियों के विकास की बात करते हैं तो इसका विकास बच्चों के समस्त क्रियात्मक विकास पर पड़ता है। पाचन तंत्र, बच्चे का जो पेट होता है वो छोटा होता है, इसलिए उनकी पाचन शक्ति जो होती है वो काफ़ी तेज होती है और जिसके कारण उनका भोजन भी जल्दी से पचता है, इसलिए उनको भोजन की जल्दी जल्दी आवश्यकता पड़ती है। तापमान की बात करें हम तो बाल्यावस्था में बच्चों का रक्तचाप जो होता है वो कम होता है, लेकिन किशोरावस्था में जाते जाते उनका रक्तचाप में भी बढ़ोतरी होती है। तो ये था 6 वर्षों तक के बच्चों में शारीरिक विकास। अब हम 6 से 12 वर्ष के बच्चों का विकास किस प्रकार होता है वो जानते हैं। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार शारीरिक विकास जो है वो निम्न है। 6 से 12 वर्ष के बच्चों में वजन और भार जो होता है वो इसमें पर्याप्त वृद्धि होती है। 9 से 10 वर्ष की आयु तक बच्चों का वजन बच्चियों की अपेक्षा अधिक होता है और इसके बाद जो होता है वो बच्चियों का वजन तेजी से बढ़ने लगता है। लंबाई की बात करते हैं तो बचपनावस्था में शरीर की लंबाई में कम वृद्धि होती है और 12 वर्ष तक लंबाई जो है वो 54 से 57 इंच तक हो जाती है। सिर के विकास की बात करें हम तो इस अवस्था में
सिर के आकार में क्रमशः परिवर्तन होता रहता है। 5 से 6 वर्ष की आयु तक 90% और 10 से 12 वर्ष की उम्र में 95% सिर का विकास होता है। हड्डियों की बात हम करें तो नवजात शिशु में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 270 होती है और ये बढ़कर 350 तक पहुंच जाती है और अंत में एक प्रौढ़ व्यक्ति में इनकी संख्या 206 तक रह जाती है। अस्थिकर्धा की एक प्रक्रिया होती है जिसमें हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, जिनके कारण ये संख्या 206 तक हो जाती है। दांत की बात हम करें तो लगभग 6 वर्ष में दूध के दांत गिरने लगते हैं और इनके स्थान पर नए दांत निकलने लगते हैं जो अस्थायी दांत होते हैं और जो 12 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते उनकी संख्या 24 या 25 हो जाती है। आंतरिक अंगों के विकास की हम बात करें तो मांसपेशियां का विकास और उसकी सुदृढ़ता बच्चों के क्रियात्मक कार्य पर प्रभाव डालती है। 12 से 13 वर्ष में बच्चियों की मांसपेशियां सुदृढ़ हो जाती हैं और 15 से 16 वर्ष में बच्चों की मांसपेशियां जो होती हैं वो सुदृढ़ हो जाती हैं। मस्तिष्क का विकास। मस्तिष्क का विकास सिर के विकास के साथ होता है। जन्म के समय मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है और परिपक्वता तक यह भार 1200 से 1400 ग्राम तक होता है। फिर हम बात करते हैं पाचन तंत्र की। इस अवस्था में बच्चों की पाचन प्रणाली अधिक सक्रिय होती है क्योंकि वो खेलने कूदने में उनको ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। फिर श्वसन तंत्र। जन्म के समय फेफड़े बहुत छोटे होते हैं और छाती के घेरे और सिर के घेरे से जो होता है वो छोटा होता है। 2 वर्ष की आयु में छाती और सिर का घेरा बराबर हो जाता है। 15 वर्ष की अवस्था में सिर और छाती का अनुपात 2:3 होता है और प्रौढ़ अवस्था में सिर और छाती 2:5 का हो जाता है, लेकिन यह महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग पाया जाता है। अब हम बात करेंगे किशोरावस्था की। तो किशोरावस्था विकास की जो होती है वो चरमावस्था होती है जिसमें बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं और यही परिवर्तन बच्चों के परिपक्वता को दर्शाता है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन। क्रो एंड क्रो के अनुसार भार की बात करें तो किशोरावस्था में बच्चों का भार बच्चियों से अधिक हो जाता है। लंबाई की बात करें तो किशोरावस्था आते आते व्यक्ति की अनुवांशिकता जो होती है वो प्रभावी हो जाती है और इन्हीं अनुवांशिकता के आधार पर ही बच्चों की लंबाई और चौड़ाई का विकास हो जाता है। बच्चियों की अधिकतम लंबाई 18 वर्ष तक और बच्चों की 20 से 22 वर्ष तक होती है। मस्तिष्क की बात करें हम तो इस अवस्था में सिर के सभी अंगों का विकास हो जाता है और मस्तिष्क का वजन 1200 से 1400 ग्राम तक हो जाता है। हड्डियों की बात करें हम तो इस अवस्था में अस्थिकर्धा की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और हड्डियां जुड़कर 206 हो जाती हैं। दांत की बात करें तो इस अवस्था में बच्चों के सभी अस्थायी दांत निकल जाते हैं, लेकिन विषम दांत निकलना बाकी रहता है। अन्य अंगों की बात करें तो यह अवस्था चूँकि शारीरिक परिवर्तन की अवस्था होती है और शारीरिक कार्य करने के आधार पर हृदय गति, रक्तचाप तथा हार्मोनल परिवर्तन के कारण इनमें जो होता है वो वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है और इसी अवस्था में प्रजनन तंत्र का विकास भी हो जाता है। अब शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें पोषण है, वंशानुक्रम है, वातावरण है, बीमारी, निद्रा, खेल और व्यायाम और दुर्घटना। तो पोषण की बात करें तो पोषक तत्व जो होते हैं वो शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। यदि बच्चे को सही पोषक तत्व नहीं मिल पाता है तो उसका शारीरिक विकास अच्छे ढंग से नहीं हो पाता। इसलिए हम कह सकते हैं कि पोषक तत्व जो है वो शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम,
यदि बच्चे के माता पिता या परिवार के किसी अन्य सदस्य में कोई कमी पाई जाती है तो बच्चे का शारीरिक विकास जो होगा वो प्रभावित होगा। फिर वातावरण की बात करें, यदि वातावरण बच्चे के अनुकूल है तो उसका शारीरिक विकास अच्छे तरीके से होगा, और यदि वातावरण उनके अनुकूल नहीं है तो शारीरिक विकास जो होगा वो प्रभावित होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वातावरण भी शारीरिक विकास को प्रभावित करते बीमारी। यदि बच्चे को किसी प्रकार की बीमारी है तो उसका शारीरिक विकास जो होगा वो प्रभावित होगा। निद्रा, एक सामान्य मनुष्य को 6 से 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए। यदि व्यक्ति इससे कम नींद लेता है या आती है तो उसका शारीरिक विकास जो होगा प्रभावित होगा। खेल और व्यायाम भी शारीरिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए व्यक्ति को खेलना भी चाहिए और व्यायाम भी करना चाहिए। ऐसा खेल और व्यायाम करे जिससे उसके शरीर पर असर पड़े। दुर्घटना, यदि बच्चा किसी दुर्घटना का शिकार हो गया हो या किसी बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो भी उसका शारीरिक विकास जो होगा वो प्रभावित होगा। फिर हम बात करते हैं मोटर डेवलपमेंट। बच्चों में शारीरिक विकास के साथ साथ क्रियात्मक विकास भी होता है। यदि शारीरिक विकास सही से होता है तो बच्चे का क्रियात्मक विकास भी ठीक ढंग से होगा। जैसे जैसे मांसपेशियों में परिपक्वता आती है वैसे वैसे बच्चा क्रियात्मक कार्य और क्रियात्मक कौशल को सीखता है। क्रियात्मक विकास का अर्थ, क्रो एंड क्रो के अनुसार नाड़ियों एवं मांसपेशियों के में समीकरण के द्वारा जो शारीरिक गतिविधियां होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक विकास कहते हैं। क्रो एंड क्रो ने ये बताया कि नाड़ियों और मांसपेशियों के साथ जब समीकरण जो होता है और हम उससे शारीरिक गतिविधियां देते हैं तो वही क्रियात्मक विकास कहलाता है। हरलाक ने क्या बताया कि मांसपेशियों की उन गतिविधियों पर नियंत्रण जो जन्म के समय नहीं होता और बाद में हो जाता है, यही क्रियात्मक विकास है। यानी कि मांसपेशियां की कुछ गतिविधियां या उस पर नियंत्रण जन्म के समय नहीं रहता और बाद में हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक विकास कहते हैं। क्रियात्मक विकास के प्रकार, यह 2 प्रकार का होता है। पहला है ग्रास मूवमेंट, जिसमें चलना, बैठना, उठना, खिसकना। दूसरा है फाइन मूवमेंट, सूक्ष्म क्रिया विकास। इसमें मांसपेशियों का संतुलन करके बच्चा कार्य सीखता है, जैसे किसी चीज़ को पकड़ना, खिलौने से खेलना, बटन बंद करना आदि। अब बच्चे के जीवन में क्रियात्मक विकास का क्या महत्व है, तो हम आपको बताएं कि बच्चे के लिए क्रियात्मक विकास जो है वो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि क्रियात्मक विकास से बच्चों में आत्मनिर्भरता आती है, उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है, सामाजिक समायोजन वो कर लेते हैं और उसमें शिक्षा का विकास भी होता है। शैशवावस्था में क्रियात्मक विकास या 2 वर्ष तक की क्रियात्मक विकास, तो इसको हम पहले सिर के क्षेत्र की अगर बात करें तो आंखों का संयोजन। सिर के अंगों में पहला संयोजन अंग जो है वो आँख है। 2 महीने तक आँख और सिर का संयोजन न होने के कारण बच्चा किसी उद्दीपक पर बहुत देर तक आंखें नहीं टिका पाता। 3-4 महीने तक वह वर्टिकल गति करता है। 4 महीने के बाद आँखें की गति जो होती है वो सर्कुलर गति उसमें प्रारंभ हो जाती है। मुस्कान की बात करें तो जन्म से 2-3 महीने तक बच्चा किसी उद्दीपक के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, फिर धीरे धीरे वह मुस्कुराने की कोशिश करता है और 4 से 5वें महीने में वह मुस्कुराना जान जाता है। सिर को घुमाने की बात करें तो 16 सप्ताह में वह सिर को वो संतुलित कर लेता है। धड़ के क्षेत्र की बात करें तो सिर को घुमाने की प्रक्रिया 2 माह में यह क्षमता विकसित होती है और 5 से 6वें महीने में वह अच्छे तरीके से इस कार्य को करने लगता है। बैठने की क्रिया, जब बच्चा पीठ एवं कमर की मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख जाता है तो बैठना प्रारंभ कर देता है। हाथों के विकास की बात करें तो 4 माह में किसी वस्तु को पास लाने पर उसे देखता है और 5 से 6वें महीने में उसे वस्तु को पकड़ना प्रारंभ कर देता है।
अब हम पैरों का क्रियात्मक विकास की बात करें तो खिसकना वह 5 से 6 महीने में शुरू कर देता है। घुटने के बल चलना वो 8 से 9 महीने में सीख लेता है और खड़ा होना लगभग वो 1 वर्ष में प्रारंभ कर देता है। अब शैशवावस्था में क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? बीमारी है, अधिक तंग कपड़े को पहनना है, अधिक दुलार है, फैट की अधिकता है, मानसिक रूप से दुर्बल और पहली बार कोई कार्य करने में चोट या डर लग जाना। अब बीमारी, यदि शिशु को किसी प्रकार की बीमारी है तो उसका क्रियात्मक विकास अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। अधिक तंग कपड़े को पहनना है, यदि बच्चे को कोई ऐसा कपड़ा पहना दिया गया हो जिससे वह असहज महसूस करता है तो उसे मूवमेंट करने में समस्या आती है, जिससे उसका क्रियात्मक विकास प्रभावित होता है। अधिक दुलार, शिशु का अधिक दुलार भी उसके क्रियात्मक विकास को प्रभावित करता है। जैसे यदि शिशु घुटने के बल चलना या किसी सहारे के साथ खड़ा होना चाहता है और उसे वह न करने दिया जाए तो उसका क्रियात्मक विकास प्रभावित होता है। फैट की अधिकता, यदि बच्चे में आवश्यकता से अधिक फैट है तो उसे कोई भी क्रिया करने में समस्या होगी, जिससे उसका क्रियात्मक विकास प्रभावित होगा। मानसिक रूप से दुर्बल, यदि बच्चा मानसिक रूप से कमजोर है या उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो भी उसका क्रियात्मक विकास प्रभावित होता है। पहली बार कोई कार्य करने पर चोट लग जाना या डर जाना, यदि शिशु पहली बार कोई कार्य कर रहा है या उसको चोट लग जाती है या वह उससे डर जाता है तो दोबारा उस कार्य को करना वो नहीं चाहेगा, जिससे उसका क्रियात्मक विकास प्रभावित होगा। बाल्यावस्था के क्रियात्मक विकास, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है हाथों का क्रियात्मक विकास, जिसमें स्वयं से भोजन करना, चम्मच से खाना खाना, अपने से कपड़ा पहनना, बटन बंद करना, कंघी करना, गेंद फेंकना, पेन पकड़ना आदि। और पैरों के क्षेत्र की बात करें तो दौड़ना, कूदना, छलांग लगाना, नृत्य करना, साइकिल चलाना, तैरना इत्यादि। क्रियात्मक कौशल को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें शारीरिक संरचना, पोषक, व्यक्तित्व, बुद्धि, अवसर की कमी, प्रोत्साहन की कमी, अभ्यास एवं निर्देशन की कमी और खेल। तो शारीरिक संरचना की हम बात करते हैं तो यदि शिशु का शारीरिक संरचना या उसके क्रियात्मक अंग अच्छे से विकसित नहीं हो पाते, या कभी कभी क्या होता है कि जन्म के समय या जन्म के बाद कोई दुर्घटना हो जाने के बाद उसका कोई एक अंग प्रभावित हो जाता है या अंग नहीं रहता तो भी उसे क्रियात्मक कार्य करने में परेशानी होती है। पोषण, यदि बच्चों को उचित पोषण आहार नहीं मिल पाता तो उसका क्रियात्मक विकास प्रभावित होता है। व्यक्तित्व, यदि बच्चा अपने मन की बात नहीं कह पाता या फिर किसी कार्य को करने के लिए किसी से पूछने में संकोच करता है तो भी उसका क्रियात्मक विकास जो होगा प्रभावित होगा। बुद्धि, बच्चे का क्रियात्मक विकास उसकी बुद्धि पर भी निर्भर करता है। यदि बच्चा किसी कार्य को सीखने में ज़्यादा समय लेता है तो उसका क्रियात्मक विकास देरी से होगा। अतः बुद्धि भी क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अवसर की कमी, यदि बच्चे को कोई कार्य करने का अवसर नहीं प्राप्त होता है तो बच्चे में क्रियात्मक विकास जो होगा वो विलंबित होगा या प्रभावित होगा। प्रोत्साहन की कमी, यदि बच्चे में प्रोत्साहन की कमी है, यदि बच्चा किसी कार्य को सही तरीके से नहीं कर रहा है तो उसी कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है तो बच्चा उसी कार्य को गलत तरीके से करना सीखेगा, जो उसका क्रियात्मक विकास को प्रभावित करेगा। अभ्यास एवं निर्देशन, यदि बच्चा किसी कार्य को करने के लिए बार बार अभ्यास नहीं करता, यदि बच्चा किसी कार्य को करने के लिए बार बार अभ्यास नहीं करता या उसे सही निर्देश नहीं मिल पाता तो भी उसका क्रियात्मक कौशल जो होगा प्रभावित होगा। खेल, बच्चे को विभिन्न प्रकार के खेल खेलना चाहिए जिससे उसका क्रियात्मक विकास बेहतर हो सके। अगर बच्चा ऐसा खेल नहीं खेलता तो भी इसका क्रियात्मक कौशल जो होगा प्रभावित होगा।
तो आप लोग इस पूरे यूनिट को ध्यान से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद आपको 2 प्रश्न दिए जा रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर लिखकर आपको व्हाट्सएप करना है। और अगर आपको इस प्रश्नों के उत्तर में या टॉपिक में कोई समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, शारीरिक विकास क्या है? इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है या कौन कौन से हैं? ये है। दूसरा सवाल है, क्रियात्मक विकास को परिभाषित कीजिए और उसके प्रकार को भी बताइए। फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ।